हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखो मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कुछ चीजें थोड़ी सी अलग अलग हैं, इसलिए उसको अलग से थोड़ा सा एक टॉपिक आपको करवा रही हूँ। यह है प्रोसेस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग या आनुवांशिक अभियांत्रिकी की क्रियाविधि। अब इस क्रियाविधि में किसी बुक में आपको 3 स्टेप मिलेंगे, किसी में 4, किसी में 5, इस तरीके से मिलेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको 5 स्टेप्स करवा रही हूँ। और इसमें सबसे पहले है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब होता है कि किसी चीज को बाहर निकालना। अब यहाँ पे हमारे पास में जो वांछित लक्षण है, या जिसे आप वांछित जीन या डिजायर जीन कह सकते हो, उसको हम सेल के अंदर से निकालते हैं। फिर उसके बाद में जैसे कल आपको बताया था कि किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट किया जाता है। और कट करने के बाद में ये प्रोसेस दोनों का हम करते हैं, फॉरेन जीन का भी करते हैं और वेक्टर जीन का भी करते हैं। दोनों की कटिंग करते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और फिर उसके बाद में लाइगेज एंजाइम, थर्ड जो है जिसे इंसर्शन या लाइगेशन कह रहे हैं। तो ये क्या होता है कि जो अपने पास में अगला यहाँ पे एंजाइम है लाइगेज एंजाइम, तो उस लाइगेज एंजाइम से हम जो हमारा वेक्टर डीएनए, उस वेक्टर डीएनए में हम फॉरेन डीएनए को ज्वाइंट करते हैं। और जब हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है तो उसको हम जिस भी सेल में उसमें डालते हैं। और डालने के बाद जो प्रोसेस है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। और जब वो प्रोसेस पूरी हो जाती है तो जो भी डिजायर जीन है वो हमें दिखाई देता है, जो भी कैरेक्टर हमें दिखाई देता है, तो उस 5th स्टेप को हम बोलते हैं एक्सप्रेशन या उसका दिखना। अब देखो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टेप आपको दिखा रही हूँ, जीन आइसोलेशन। तो इसमें आप देखो एक तरफ प्लाज्मिड है और एक तरफ फॉरेन डीएनए है। प्लाज्मिड मतलब जो हमारा वेक्टर का प्लाज्मिड है वो है, फॉरेन डीएनए जो हमारा डिजायरेबल जीन होता है वो होता है। फिर प्लाज्मिड को कट किया जाता है और जो डिजायर्ड जीन है उसको कट किया जाता है, और दोनों को यहाँ पे देखो जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहाँ पर चलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, जीन आइसोलेशन। अब यहाँ पे देखो हालांकि प्रोसेस बहुत लंबे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स में यहाँ पे आपको बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक स्टेप दिखा रही हूँ, सेपरेशन एंड आइसोलेशन डीएनए फ्रेगमेंट। और इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। यहाँ पे आपके बुक में भी डायग्राम है और यहाँ पे भी आपको एक डायग्राम दिख रहा है। तो ये एक एपरेटस है जो कि बॉक्स की तरह होता है, और इसके अंदर हम डीएनए को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। तो सेपरेट करने के लिए यहाँ पे देखो सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उन एंजाइम से डीएनए को कट कर लिया जाता है। और कट करने के बाद में यहाँ पे बॉक्स में डाला जाता है, और बॉक्स में एक मीडियम लिया जाता है, एक माध्यम लिया जाता है। और वो माध्यम क्या होता है, एगारोज। ये एगारोज एक समुद्र में मिलने वाली खरपतवार होती है, सीवीड होती है। और इसमें से ये जेली जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, जिसके अंदर हम जो हमारे डीएनए कट किए गए हैं वो यहाँ पर डालते हैं। और हमको उसको अकॉर्डिंग टू लेंथ और उसके वेट के अकॉर्डिंग उसको अलग अलग निकालना होता है। तो उस टेक्निक के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक को यूज करते हैं। अब इसमें देखिए एक तो हमने मीडियम यूज कर लिया, फिर उसके बाद में ये जो बॉक्स है या ये जो एपरेटस है इसको हम इलेक्ट्रीफाइड कर देते हैं। हम इसमें विद्युत कनेक्शन जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको पॉजिटिव और नेगेटिव कर देते हैं, ताकि इजीली जो डीएनए है वो पॉजिटिव की तरफ यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए कि क्योंकि डीएनए पहले हमने कट कर दिए, उसमें कुछ जो पीसेज हैं वो बड़े हैं, हैवी हैं, और कुछ पीसेज यहाँ पर छोटे और लाइट होते हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि बड़े बड़े जो पीस हैं, टुकड़े होते हैं, वो तो धीरे मूव करते हैं और धीरे ही चलते हैं, और जो छोटे वाले होते हैं वो आगे की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरीके से जितने डीएनए पार्टिकल्स हैं वो
इस पूरी प्लेट पर या इस पूरी मीडियम पर जो है इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये एगारोज जेल जो है थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, सूख जाता है, और सूखने पे हमें ये एक पिक्चर के रूप में दिखाई देते हैं जिसमें बड़े पार्टिकल्स या बड़े जो फाइबर्स हैं इसके डीएनए के वो तो रह जाते हैं पीछे, और छोटे वाले हमें आगे दिखाई देते हैं। उसके बाद में हम इसको सुखा लेते हैं, और सुखाने के बाद में इसको स्टेन किया जाता है, इसको रंगा जाता है। और यहाँ पे आप बुक में देखना इथियम ब्रोमाइड, ये एक केमिकल है जिसके थ्रू हम इन क्रोमोसोम्स को कलर करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, इसको कर लेना। और फिर उसके बाद में इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती है, और इस रेज में ये जो डीएनए के पार्टिकल्स हैं ये थोड़े से ऑरेंज रेड कलर के दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरीके से हम पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनको डालते हैं, तो ये हमें जो भी हमारा डिजायर्ड है वो हमें दिखाई देने लगता है। और दिखने के बाद में हम उन पीसेस को बाहर निकाल लेते हैं, और ये निकालने की जो प्रोसेस है इसे अपन क्या बोलते हैं, इल्यूशन। ये भी कई बार पूछा जाता है कि व्हाट इज इल्यूशन, या इसको हिंदी में छालन कहते हैं। तो छालन, जब हमें ऑरेंज रेड कलर के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं तो उनको हम बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, छालन या इल्यूशन। तो इस तकनीक की सहायता से हम डीएनए को उनके वेट और लेंथ यानी लंबाई और भार के आधार पर अलग करते हैं। तो ये पूरी एक टेक्निक है। इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें पूरा डायग्राम है, प्लस इसकी प्रोसीजर है, और उसमें थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं कि डीएनए कौन सा चार्ज होता है, या हम इसमें कौन सा मीडियम यूज करते हैं, या कलर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सी रेज यहाँ पे दी जाती है। तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर आपसे। अब देखो अपन तीसरा स्टेप ले रहे हैं, और इस स्टेप में आपको मैं वही डायग्राम बता रही हूँ। कल भी मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताया था। PBr322 ये एक वेक्टर या वाहक है जो कि ई कोलाई बैक्टीरिया में होता है, और इसकी सहायता से ही हम जो है किसी भी जीन को एक से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। अब आपकी बुक में इसके कुछ कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में जो भी हम वेक्टर यूज करते हैं उस वेक्टर में डीएनए जो है रेप्लिकेंट, यानी कि हम डीएनए की प्रतिकृति को अच्छी तरीके से तैयार कर सकें और ये कुछ ही समय में बहुत सारी कॉपीज इसकी बना दें, तो कुछ कैरेक्टर यहाँ पर होने चाहिए। उसके अलावा अब जैसे आपके बुक में भी दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी ORI, और ये यहाँ आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, ये वो जगह है जहां से कि प्रतिकृतिकरण या रेप्लिकेशन प्रारंभ होता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ सेलेक्टेबल मार्कर हैं, तो ये सेलेक्टेबल मार्कर यहाँ पे भी दे रखे हैं, 2 होते हैं ई कोलाई के, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, और ये एक तरीके के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जो कि यहाँ पर ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद में इसमें स्पेशल जो है रिकॉग्नाइजेशन साइट्स होनी चाहिए ताकि प्रतिकृतिकरण कहाँ हो रहा है ये आपको पता लग सके। अब जो PBR है, इस PBR में 2 एंटीबायोटिक हैं, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन, और इन्हीं की सहायता से जो है ये ऐसे एक तरीके के रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं जिनसे कि हम कोई भी कार्य है वो आसानी से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक आपको और बैक्टीरिया बता रही हूँ। अभी तो अपन ने ई कोलाई का देखा था जो कि एनिमल्स में, जंतुओं में बहुत ज्यादा काम में लिया जाता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो हम बैक्टीरिया यूज करते हैं वो होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस। अब ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आसानी से जो डाइकॉट प्लांट होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, उनमें आसानी से एंटर करता है, और वैसे अगर हम देखें तो ये बहुत नेगेटिव होता है। ये इन प्लांट्स की रूट्स में ट्यूमर
या जिसे गांठ है वो बनाता है, लेकिन ये इसका नेगेटिव है। इसी को हम यूज करके पॉजिटिव करते हैं, तो इसकी सहायता से जो है हम यहाँ पर जो हमारा डिजायर्ड जीन है उस जीन को एंटर कराते हैं पौधे में, ताकि हम जो भी अपना लक्षण या कैरेक्टर लेना चाहें वो यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोसेस आप देखो कि बैक्टीरिया में जिसमें प्लाज्मिड है, और इस प्लाज्मिड को हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड या टीडीएनए, और इसमें भी जो है रिस्ट्रिक्शन साइट होती है जैसे ई कोलाई में होती है, तो उसकी जगह हम उसमें जो भी डीएनए है जिसमें कि हमारा डिजायर्ड जीन है, जैसे यहाँ लिखा हुआ भी है डीएनए कंटेनिंग जीन फॉर डिजायर्ड ट्रेट, इसको हम जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद में रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड यहाँ बनाते हैं, और बनाने के बाद में इसको जो है किसी भी प्रोसेस, अभी प्रोसेस अपन बाद में देखेंगे, तो अलग अलग तरीके हैं जिनकी सहायता से हम इसको प्लांट सेल में एंटर करा देते हैं, और एंटर कराने के बाद में जो हमें नया प्लांट मिलता है उस प्लांट में वही कैरेक्टर होता है जो कि जिसका जीन या डीएनए हम यहाँ पर एंटर करवाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है कि हम किस तरीके से होस्ट सेल को तैयार करते हैं, या जो पोषक कोशिका है उसको हम कैसे तैयार करते हैं, और उसके अंदर हम कैसे डीएनए जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको हम एंटर कराते हैं। तो उसके लिए एक केमिकल प्रोसेस होता है। इसके लिए देखिए सबसे पहले जो भी हमारे पास में अलग अलग चीजें जैसे ई कोलाई है, ईस्ट है, और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स वगैरह, तो इनमें जो है हम इस जीन को एंटर कराते हैं। तो एंटर कराने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारा डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफोबिक, यानी कि जल स्नेही अणु होता है, और ये जो है आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हमें सेल मेम्ब्रेन में एंटर कराने के लिए कैपेबल करना पड़ता है, इसे योग्य बनाना पड़ता है, और ये केमिकल प्रोसेस से हम यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा डीएनए है उस डीएनए को कैल्शियम आयन, जो कैल्शियम आयन होता है उससे इसको ट्रीट करते हैं, और ट्रीट करने से ये थोड़ा सा, क्योंकि ये नेगेटिव होता है, कैल्शियम आयन पॉजिटिव होता है, तो ये आसानी से न्यूट्रल हो जाता है, और इस वजह से ये आसानी से सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाता है। फिर उसके बाद में ये जो हमारा ट्रीटेड डीएनए है, इस डीएनए को पहले हम बर्फ या आइस में रखते हैं, ताकि ये एकदम से थोड़ा सा कड़क, या आप इसको कहोगे हार्ड हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी चीज जब हमें अंदर डालनी होती है तो अगर वो थोड़ी सी लाइट होगी, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होगी तो आसानी से नहीं घुसेगी। जैसे सुई है तो सुई को अपन कैसी होती है, थोड़ी सी कॉनिकल होती है प्रिक करने के लिए, तो उसी तरीके से इसको भी आइस पे रखा जाता है ताकि ये कैसा हो जाए, थोड़ा सा हार्ड, और आसानी से इसके अंदर प्रिक कर सके, इसमें घुस सके। तो सबसे पहले हम उसको आइस पे रखते हैं, और आइस में रखने के बाद में ये जो आइस में रखने वाली प्रोसेस है इसको इंक्यूबेशन कहा जाता है, और उसके बाद में फिर हम इसको तुरंत 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख देते हैं, और रखने के बाद में फिर ये थोड़ी सी पिघल जाती है, उस समय हम इसको एंटर करवा देते हैं, और फिर वापस से जो है हम इसको आइस पे डाल देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के थ्रू जो डीएनए है वो आसानी से जो है सेल या होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाता है। फिर हमारे पास में एक यहाँ पे फिजिकल एपरेटस है जिसे हम माइक्रो इंजेक्शन, क्योंकि बहुत छोटा सा इंजेक्शन है ये, इसलिए हम इसे माइक्रो इंजेक्शन कहते हैं। और इस इंजेक्शन में हमारा जो डिजायर्ड जीन है उस जीन को डाल के हमें जो भी सेल है उस सेल के अंदर उसको एंटर कराते हैं, और यहाँ पर जो हम नीडल यूज करते हैं वो होती है माइक्रो प्रोजेक्टाइल नीडल, बहुत पतली सी होती है, यहाँ आपको दिख भी रही है, और उसकी सहायता से हम जीन को डायरेक्ट सेल के अंदर एंटर करवाते हैं। अब यहाँ पे देखो जो भी सेल, जो भी हमारा डिजायर्ड है वो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल के कारण नहीं घुसता है, तो इस प्रोसेस से हम डायरेक्ट जो है न्यूक्लियस में अपने डिजायर्ड जीन को एंटर करवा सकते हैं। और इससे हम जैसे अगर प्लांट में देखते हैं
तो हम जो एम्ब्रियो भी है उसको भी हम एंटर करवा सकते हैं, या फिर जैसे मान लीजिए कि एग है उसको पूरा एंटर करवा सकते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, कभी आप आगे कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे, तो वहां पर इस तकनीक को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। अब देखो यहाँ पे मैं एक और आपको डायग्राम बता रही हूँ, और ये है जीन गन, या इसे बायोलिस्टिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे अपन गन होता है उसी तरह से यहाँ पे यूज किया जाता है। और यहाँ पर जो डीएनए है, उस जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए है, उस डीएनए के चारों तरफ टंगस्टन या गोल्ड इसके ग्रेन्यूल्स तैयार किए जाते हैं। और ये एक तरह की बुलेट हो गई, यानी जैसे अपन बंदूक में गोली डालते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी बुलेट तैयार की जाती है, जिसमें डीएनए अंदर होता है और इसकी कवरिंग गोल्ड या टंगस्टन की होती है। फिर इसको बहुत अधिक फोर्स से जो भी हमारी डिजायर्ड है, जैसे यहाँ टारगेट प्लांट सेल लिखा हुआ है, इसके अंदर हम इसको एंटर करवाते हैं। अब इसके लिए देखो यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में हम एक स्पेशल सॉल्यूशन यहाँ यूज करते हैं, और इस सॉल्यूशन में जो है कैल्शियम क्लोराइड होता है, और इसके अलावा यहाँ पे स्पर्मिडिन भी हम काम में लेते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो थोड़ी सी डिटेल में जाती हैं, और बहुत तेज, यानी कि इतनी तेज यहाँ पे इसकी स्पीड होती है, जिसके कारण गोली अंदर जाते ही क्या हो जाती है, फट जाती है, और जो भी हमारा डिजायर्ड डीएनए वो आसानी से सेल के अंदर एंटर कर जाता है। और इस टेक्निक से भी जो है हमने बहुत सारे जो प्लांट्स वगैरह हैं उनमें डिजायर्ड जीन को एंटर करवाया है। अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक टेक्निक और दिखा रही हूँ, जिसे बोलते हैं पीसीआर। पीसीआर मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि ये जो है कैरी मुलिस ने की थी डिस्कवरी, कई बार इसकी पूछी जाती है। दूसरा, इसमें इन्होंने कॉपीज बनाई थी, क्योंकि पॉलीमरेज एंजाइम है तो ये कुछ ही घंटों में मिलियंस कॉपी बना देता है। और इसमें एक स्पेशल बैक्टीरिया को यूज किया था, और वो बैक्टीरिया था थर्मस एक्वेटस। और इस बैक्टीरिया का सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये मान लीजिए, वैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि एंजाइम है वो ये मान के चलिए 30-35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है फिर एक्टिव, और उसके बाद में जो है ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन ये जो एंजाइम है, इसका जो एंजाइम है, ये एंजाइम 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोर रिएक्टिव रहता है और 90 डिग्री तक एक्टिव रहता है। इसलिए इन्होंने इस यहाँ पर इस बैक्टीरिया को काम में लिया, और इसके लिए इन्होंने 1 घंटे में मिलियंस कॉपी बनाई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पीसीआर। अब इसके लिए देखो ये डायग्राम है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले है डीनेचर। अब यहाँ पे पहला आप देखो डायग्राम कि इसमें आपको डीएनए की 2 फ्रेगमेंट दिख रही हैं, एक 5 से 3' की तरफ है और दूसरी 3' to 5' है। ये ओरिजिनल डीएनए, और इस डीएनए से हमें जो है बहुत सारी इसकी कॉपीज बनानी है। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, डीनेचुरेशन, यानी कि हमें यहाँ पे हम बहुत ज्यादा टेम्परेचर देते हैं, लगभग 94 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम यहाँ पर रखते हैं, जिससे क्या होता है कि दोनों जो इसकी टेम्पलेट्स हैं वो क्या हो जाती हैं, अलग हो जाती हैं। आपको दिख भी रही है। फिर उसके बाद में हमारे पास में सेकंड जो स्टेप है वो है एनिलिंग। एनिलिंग में हम ये करते हैं कि यहाँ पे आपको एक येलो कलर का फ्रेगमेंट दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं डीएनए प्राइमर। अब ये डीएनए प्राइमर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जब हमें कोई भी काम करना होता है, जैसे हम अगर घर में व्हाइट वॉश भी करते हैं तो पहले प्राइमर लगाते हैं, फिर हम कोई कलर करते हैं। तो यहाँ पर हम एक पहले डीएनए प्राइमर को काम में लेंगे, और उसके बाद में हमारी जो कॉपी बनना चालू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको छोटे छोटे 2 डीएनए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में है, क्योंकि ये 3' से स्टार्ट होते हैं और दोनों ही अपोजिट होने के कारण अलग अलग डायरेक्शन में आपको दिखाई दे रही है। फिर हमारे पास में अगला स्टेप है वो है प्राइमर एक्सटेंशन का,
कि धीरे धीरे जो ये डीएनए है वो ऊपर वाला है, वो जो भी साइट है तो 3 डैश से 5 डैश की ओर और दूसरे वाले में 5 डैश से 3 डैश की तरफ जो है ये चलना चालू हो जाता है। तो इस तरीके से जो है दोनों नेगेटिव डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, क्योंकि दोनों ही चीजें अलग होती है। अब यहाँ पे देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यहाँ पे जो हम एंजाइम यूज कर रहे हैं इसका नाम आप देख लेना, टैक डीएनए पॉलीमरेज, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया था उसका नाम था थर्मस इक्वेटिस, तो इसलिए हम यहाँ पे टैक डीएनए यूज करते हैं। दूसरा हम यहाँ पे मैग्नीशियम आयन जो है उसको यहाँ यूज किया जाता है, जिससे कि पॉलीमरेज रिएक्शन अच्छी तरीके से होती है। तो ये जो है इसका बेनिफिट यही है कि ये बहुत कम समय में बहुत सारी कॉपीज यहाँ पर तैयार कर देता है। तो आज मैंने कुछ चीजें आपको यहाँ करवा दी हैं, ठीक है। अब बाकी कल थोड़ा बहुत ये रह गया है, वो मैं इसको कल करा दूंगी। ओके, थैंक यू।